आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है सभी को? थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। आज हम लोगों को देखना है भारत में प्रेस, शिक्षा और देख पा रहे हैं सब लोग? साउंड आ रहा है सबको? चलिए ओके। चलिए हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री अभी हम लोग क्लास करेंगे और मॉडर्न का फेज अभी आपका कंप्लीट किया जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग भारत की स्वतंत्रता तक पढ़ चुके थे। आज हम लोगों को देखना है भारत में प्रेस, शिक्षा और कुछ इंपॉर्टेंट नारा। उसके बाद मॉडर्न का फेज आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फटाफट हम लोग कंप्लीट करें। देखो, प्रेस के बारे में जो बेसिक बात आपको समझाए थे एक बार फिर से सुन लीजिए। भारत में सबसे पहले प्रेस का विकास पुर्तगालियों ने गोवा में किया था। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ सबसे पहले प्रेस का डेवलपमेंट भारत में, तो आंसर होगा पुर्तगाल ने गोवा में किया। अंग्रेजों ने 1684 में मुंबई में सबसे पहली बार प्रेस का डेवलपमेंट किया और तब धीरे धीरे प्रेस में काफी ज्यादा बदलाव आना शुरू हो गया। और इसी में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है, भारत में पत्रकारिता के अग्रदूत जेके हिक्की को कहते हैं, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ये जेके हिक्की आपको ध्यान रखना है कि यह भारत में पत्रकारिता के अग्रदूत है। और पहली बार जेके हिक्की ने 1780 में बंगाल गजट एक अखबार निकाला। अब बंगाल गजट जो जेके हिक्की ने निकाला, उसमें कहा गया कि यह बंगाल गजट काफी ज्यादा अंग्रेजों के ही खिलाफ कई बात इसने लिखा और इसी कारण से जेके हिक्की को यहां से छुट्टी कर दिया गया और बहुत जल्द ही इनकी पत्रकारिता बंद हो गई। बफरिंग हो रहा है, एक मिनट देख ले। नेटवर्क तो आपका सही है, नेटवर्क तो सही चल रहा है आप लोगों का। चलिए अभी तो सही है, चलिए सही है अभी, चलिए सही है। चलिए तो ध्यान दीजिए। तो हम लोग देखें कि सबसे पहले आपको समझना है जेके हिक्की, इनाम बिल्कुल दिमाग में आप सेट रखोगे। जेके हिक्की ये पहला व्यक्ति है जो बंगाल गजट निकाले। बंगाल गजट जब जेके हिक्की का बंद हो गया तो ये पहला भारतीय गंगाधर भट्टाचार्य हैं जिन्होंने बंगाल गजट को फिर से कंटिन्यू किया और इसीलिए आपका बफरिंग हो ही रहा है अभी तो सही, हमने तो सही दिख रहा है यहाँ पे। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए तो ध्यान दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझना है कि भारत में पत्रकारिता के अग्रदूत किसे कहते हैं, जेके हिक्की को। जेके हिक्की ने पहला मैगजीन निकाला बंगाल गजट, लेकिन आपको हम यही समझाए कि बंगाल गजट कुछ ही दिनों के बाद बंद हो गया और जब बंगाल गजट बंद हो गया तो यही बंगाल गजट को फिर से गंगाधर भट्टाचार्य ने प्रारंभ किया। तो दोनों अच्छा क्वेश्चन है। पहला भारतीय कौन थे जो पहली बार समाचार पत्र निकाले, तो आंसर गंगाधर भट्टाचार्य होगा। हिंदी में पहला पत्रिका उदंत मार्तंड निकला और उदंत मार्तंड के ये संपादक कौन है, जुगल किशोर। सभी अच्छा क्वेश्चन है। भारत में पहला हिंदी का पत्रिका कौन है, उदंत मार्तंड। ये भारत में पहला हिंदी का पत्रिका है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल गजट जेके हिक्की के नेतृत्व में निकाला। पहला भारतीय कौन थे, तो गंगाधर भट्टाचार्य बंगाल गजट निकाले। तो सारे बच्चे को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बंगाल गजट जेके हिक्की, पहला भारतीय तो आपको ध्यान रखना है गंगाधर भट्टाचार्य, बंगाल गजट ही है। पहला हिंदी का पत्रिका तो आपको ध्यान रखना है उदंत मार्तंड, ये पहला हिंदी पत्रिका है और इसके संपादक कौन है, जुगल किशोर। अगला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देख रहे हैं इसके संपादक हैं क्रिस्टोफर दास पाल। और एक इंपॉर्टेंट यह है, क्रिस्टोफर दास पाल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहते हैं, तो क्रिस्टोफर दास पाल को हम लोग भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार से। भारत में पत्रकारिता के अग्रदूत कौन है, जेके हिक्की। इसके बाद आपको राजा राम मोहन राय को हम लोग अग्रदूत कहेंगे भारतीय में। जेके हिक्की भारतीय नहीं है, भारतीय पत्रकारिता के भारतीय अग्रदूत राजा राम मोहन राय होगा। अगर भारतीय शब्द नहीं लगाएगा तो जेके हिक्की होगा। पहला हिंदी का पत्रकारिता कौन की, उदंत मार्तंड, और उदंत मार्तंड के संपादक कौन है, जुगल किशोर। नेक्स्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय पत्रकारिता के राजकुमार कौन है, क्रिस्टोफर दास पाल। तो क्रिस्टोफर दास पाल के मैगजीन कौन है, हिंदू पैट्रियाट। तो हिंदू पैट्रियाट ये भी बिल्कुल आपके दिमाग में सेट रहेगा। अब हम लोग यहाँ पर खूब बढ़िया से समझें तो नेक्स्ट आपका समाचार पत्र इंपॉर्टेंट जितने हैं उन सभी को एक एक करके 5-5 6 करके पचाएंगे। पहले सारे बच्चे को ध्यान रखना है, इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ, आपसे फिर कमेंट्स में भी लेंगे। 5 पहले एकदम ध्यान में बैठाइए। इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष, सोम प्रकाश ईश्वर चंद विद्यासागर, सोम प्रकाश ईसाराम मोहन राय हैं। इनके द्वारा कई पत्रिकाओं का संपादन किया गया, संवाद कौमुदी, मिरातुल, ब्राह्मणी कल और बंगाल हेराल्ड, ये सभी इनके पत्रिका हैं, समाचार पत्र हैं। मिरातुल फारसी भाषा में इनका निकाला गया और इसीलिए सभी को एक बार सुनना है, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, मिरातुल राजा राम मोहन राय, ब्राह्मणी कल राजा राम मोहन राय और बंगाल हेराल्ड ये भी राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट हम लोग देखें दिग्दर्शन मार्समेन, दिग्दर्शन मार्समेन, और अगला है टाइम्स ऑफ इंडिया रॉबर्ट नाइट, टाइम्स ऑफ इंडिया रॉबर्ट नाइट, और पायनियर जॉर्ज एलन, जॉर्ज एलन। अब देखो ये क्लास में ही याद होना चाहिए, ये घर पे याद नहीं होगा और इसीलिए जिन बच्चों को क्लास में कंप्लीट याद है उन लोग सही, क्लास में गवाए तो गड़बड़ होगी। अब पहले एक बार बढ़िया से सुन लो, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष। आगे अमृत बाजार की कहानी पढ़ोगे। वर्ना किलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए इसने रातों रात अपनी भाषा बदल दी।
इसीलिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात किसने भाषा बदली? अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक मोतीलाल घोष। ध्यान रखना है कि मोती ये जस्ट लाइक अमृत जैसा है। अगला, इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर। इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर, दिमाग में बैठाते चलोगे। इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर, सोम प्रकाश, ईश्वर चंद विद्यासागर, संवाद कौमुदी, मिरातुल, ब्राह्मणिकल और बंगाल हेराल्ड राजाराम मोहन राय। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है दिग्दर्शन मार्समैन। दिग्दर्शन मार्समैन, तो आपके दिमाग में सेट रखना है दिग्दर्शन मार्समैन। टाइम्स ऑफ इंडिया रॉबर्ट नाइट। टाइम्स ऑफ इंडिया रॉबर्ट नाइट। और लास्ट है पायोनियर जॉर्ज एलन। तो पायोनियर का जॉर्ज एलन। ये सभी आपको दिमाग में सेट कर लेना है। एक बार हम और बोल रहे हैं, इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर, अमृत बाजार मोतीलाल घोष, सोम प्रकाश, ईश्वर चंद विद्यासागर, संवाद कौमुदी, मिरातुल, ब्राह्मणिकल, बंगाल हेराल्ड, ये सभी राजाराम मोहन राय, दिग्दर्शन मॉर्समैन, टाइम्स ऑफ इंडिया रॉबर्ट नाइट, पायोनियर जॉर्ज एलन। तो पायोनियर के हो गए जॉर्ज एलन। तो ये सभी संपादक आपके हुए। अगला नंबर पेज में भी सभी संपादक चलेंगे, पूरे बढ़िया से सब लोग सुनते जाएंगे। हिंदू पत्रिका के संपादक कौन है? वीर राघवाचारी। हिंदू वीर हैं, राघव के एक मेन समझना है कि पुजेरी हैं रघुपति राघव, तो इसलिए हिंदू जब बोले तो वीर राघवाचारी। ये सब सुनते सुनते दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा। केसरी और मराठा, इसके संपादक हैं बाल गंगाधर तिलक। आपसे पूछे कि केसरी के संपादक कौन है, मराठा के संपादक कौन है, तो आपको ध्यान रखना है बाल गंगाधर तिलक। अब नेक्स्ट हम लोगों को ध्यान रखना है बंगाली, इस पत्रिका के संपादक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो बंगाली पत्रिका के संपादक हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला नंबर है हिंदुस्तान, मदन मोहन मालवीय। हिंदुस्तान के संपादक हैं मदन मोहन मालवीय। अगला नंबर है बंबई दर्पण, बाल शास्त्री। बंबई दर्पण बाल शास्त्री। कॉमनवेल और न्यू इंडिया दोनों ही बढ़िया मैगजीन है। कॉमनवेल और न्यू इंडिया एनी बेसेंट ने संपादित किया था, तो दोनों ही बढ़िया क्वेश्चन दिमाग में बैठाओ, कॉमनवेल और न्यू इंडिया एनी बेसेंट। अगला नंबर हिंदी प्रदीप, ये है बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट। अब जरा ध्यान से समझें, हिंदू वीर राघवाचारी, केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक, अब बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय, बंबई दर्पण बाल शास्त्री, कॉमनवेल और न्यू इंडिया एनी बेसेंट, हिंदी प्रदीप, तो आपको ध्यान रखना है बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट नंबर हम लोग चलें तो अगला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप देख रहे हैं अल बिलाल मौलाना आजाद। अल हलाल और अल बिलाल मौलाना आजाद, दिमाग में बैठाओगे, अल हिलाल और अल बिलाल मौलाना आजाद। गदर, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से गदर पत्रिका निकलता था, और गदर पत्रिका, सारे बच्चे को ध्यान है कि गदर पत्रिका के संपादक कौन थे? लाला हरदयाल। गदर पत्रिका के संपादक हो गए लाला हरदयाल। अब इसमें हम लोग जरा ध्यान से समझें बंबई क्रॉनिकल। अब बंबई क्रॉनिकल आपको ध्यान रखना है फिरोज शाह मेहता। बंबई क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। अब ध्यान दीजिए, इसमें बंबई क्रॉनिकल अगर कहें तो फिरोज शाह मेहता, ये भी एक अच्छा मैगजीन है। और ये देखो सबसे बढ़िया है रफ्तार गुफ्तार। रफ्तार गुफ्तार, तो आपको ध्यान रखना है रफ्तार गुफ्तार दादा भाई नौरोजी की मैगजीन। तो रफ्तार गुफ्तार दादा भाई नौरोजी की मैगजीन है। तो एक बार हम लोग फिर से अल हिलाल और अल बिलाल मौलाना आजाद। नेक्स्ट नंबर हम लोग चलें गदर लाला हरदयाल। नेक्स्ट बंबई क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। बंबई क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। रफ्तार गुफ्तार दादा भाई नौरोजी। रफ्तार गुफ्तार दिमाग में बैठा लेंगे, दादा भाई नौरोजी। अब हम लोग ध्यान दीजिए, यह पूरे होने के बाद नेक्स्ट हम लोग चलें अगला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट अभी और है, वंदे मातरम। वंदे मातरम पत्रिका के संपादक कौन है? तो आपको ध्यान रखना है अरविंद घोष। वंदे मातरम पत्रिका के संपादक कौन है? अरविंद घोष। नेक्स्ट अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसी को डिस्कवरी को हिंदी में खोज कहते हैं। इंडिया माने भारत। अब जान के बच्चे को रखवाया गया डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और परीक्षा में दे दिया भारत की खोज। अब लड़के परेशान है कि भारत की खोज में क्या करें, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू दोनों ही बढ़िया है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहे चाहे भारत की खोज कहे, इसके लिखने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। अगला नंबर है अभ्युदय मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय। तराने हिंद मोहम्मद इकबाल। तराने हिंद, तो आपको ध्यान रखना है कि मोहम्मद इकबाल। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। यंग इंडिया और हरिजन, ये है महात्मा गांधी। यंग इंडिया और हरिजन दिमाग में बैठाएंगे महात्मा गांधी। तो यंग इंडिया और महात्मा गांधी हो गए, हरिजन महात्मा गांधी हो गए। यंग इटली रहता तो मेजनी हो जाता, तो आपको ध्यान रखना है यंग इटली रहता तो मेजनी होता। इंडियन अनरेस्ट एक अच्छी पुस्तक है, और इस पुस्तक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो है कि इंडियन अनरेस्ट, वैलेंटिन सिरोल, ये जो देख रहे हो वैलेंटिन सिरोल जो है, इन्होंने इंडियन अनरेस्ट पुस्तक में भारतीय अशांति के जनक बाल गंगाधर तिलक को माना है। तो इसीलिए क्वेश्चन दोनों पूछ सकता है, उल्टा पूछेगा कि बताओ इंडियन अनरेस्ट पुस्तक में भारतीय अशांति के जनक किन्हें माना गया है? तो आपको दिमाग में बैठा लेना है कि वो इंडियन अनरेस्ट पुस्तक में भारतीय अशांति के जो जनक हैं वह बाल गंगाधर तिलक को माना गया है। तो यह बहुत ही बढ़िया प्रश्न यहाँ पर है। अगर नंबर देखो गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखा, तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो ध्यान रखेंगे बाल गंगाधर तिलक। कॉमरेड, यह है मोहम्मद अली। कॉमरेड मोहम्मद अली। हिंदुस्तान टाइम्स के एम पनिकर, तो हिंदुस्तान टाइम्स आपको ध्यान रखना है के एम पनिकर। अब एक बार तेजी में सुने, वंदे मातरम अरविंद घोष। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय। तरारे हिंद मोहम्मद इकबाल। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। यंग इंडिया और हरिजन महात्मा गांधी। इंडियन अनरेस्ट वैलेंटिन सिरोल, और वैलेंटिन सिरोल ने अपने पुस्तक में भारतीय अशांति के जनक तिलक को कहा। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। कॉमरेड मोहम्मद अली। हिंदुस्तान टाइम्स के एम पनिकर। इसमें ज्यादा ट्रिक के फेर में नहीं रखना है, 2 से 3 बार बढ़िया से एक बार पढ़ लेना है, बस उसी से काम हो जाए। अब जितने भी इंपॉर्टेंट मैगजीन थे, अब सारे मैगजीन पत्रिका आपने सुना, अब इसमें आपको 2-3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहला नंबर आपको हमने बताया बंगाल गजट। अब बंगाल गजट में आप सभी को बताया कि सबसे पहले बंगाल गजट जेके हिक्की ने निकाला। दूसरा, पहला भारतीय गंगाधर भट्टाचार्य थे।
बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, पहला हिंदी पत्रिका का नाम क्या है? उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड पहला हिंदी पत्रिका है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। 4-5 आपसे पूछा जाए, मराठा। मराठा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है कि मराठा के संपादक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। अगला नंबर बहुत बढ़िया आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मराठा के बाद एक बहुत बढ़िया आपसे क्वेश्चन है, अल हिलाल। अल हिलाल तो मौलाना आजाद। अगला नंबर है बॉम्बे क्रॉनिकल, तो बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। अगला नंबर आपसे 2-3 और कर ले तो एक शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उम्मीद है कि आप लोग एकदम शानदार ढंग से आंसर भी देंगे। तो बहुत ही बढ़िया 2 मैगजीन आपसे और कर ले और अच्छा से आंसर दे देंगे आप। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजीन है जो आपसे पूछा जाएगा, इंडियन अनरेस्ट। तो इंडियन अनरेस्ट, वैलेंटाइन सिरोल, इस पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक कहा गया। अगला नंबर एक और पूछ रहे हैं आपसे, कॉमरेड। कॉमरेड पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है, मोहम्मद अली। कॉमरेड कौन है? तो मोहम्मद अली। तो अब हम समझते हैं कि ये आपका रिवीजन हो गया। नेक्स्ट अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे चलेंगे, 2 बात और सीखना है तो पत्र पत्रिका वाली बात भी कंप्लीट हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्या है? देखो, शुरुआत से ही भारतीय प्रेस पर कुछ-कुछ नियम कानून लगे। 2 नियम कानून सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछा जाता है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है 1833। इस समय पहली बार प्रेस को माना गया कि उन्हें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, चाहे वो शासक हो या प्रजा हो, सभी के तरफ से जो उनको सही गलत लगे वो निकाल सकते हैं। और इसीलिए प्रेस को कई आजादी दी गई और वह आजादी 1833 में दी गई। और सबसे बढ़िया प्रश्न आपका है, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहते? तो ध्यान रखना, चार्ल्स मेटकाफ। यह एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता, मुक्तिदाता का मतलब है कि प्रेस पर नियम कानून कम करना। कोई भी व्यक्ति जो चाहे वो प्रेस चला सकता है, तो ऐसे चलाने वाले सिस्टम को हम लोग कहते हैं कि ये मुक्तिदाता है। और भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कौन थे? चार्ल्स मेटकाफ। अब ध्यान दो, 1878 ईस्वी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेस के इतिहास में। 1878 ईस्वी में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है लॉर्ड लिट्टन। बहुत इंपॉर्टेंट, लॉर्ड लिट्टन ने 1833 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इससे एक नियम लगाया गया कि कोई भी समाचार पत्र क्षेत्रीय भाषा में नहीं निकाले जाएंगे, सिर्फ इंग्लिश भाषा में ही निकाले जा सकते हैं। अब ये देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, किस एक्ट के द्वारा क्षेत्रीय भाषा में समाचार पत्र निकालने पर रोक लगाया गया? तो यह एक्ट है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। और इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लिट्टन ने 1878 में लाया। इसके द्वारा क्षेत्रीय भाषा में समाचार पत्र निकालने पर रोक लगाया गया और 3 को खास टारगेट किया गया। सबसे मेन टारगेट पर अमृत बाजार थे। अमृत बाजार मोतीलाल घोष के द्वारा निकाला जा रहा था। अभी हम लोग देखें कि मोती अमृत के समान, और इसीलिए ध्यान रखना है कि मोतीलाल घोष जो अमृत बाजार पत्रिका वाले थे, ये बंगला भाषा में निकालते थे और लॉर्ड लिट्टन चाहता था कि बंद हो जाए। और इसी कारण से अमृत बाजार पत्रिका के लिए एकदम गोपनीय रखते हुए इसने कहा कि कल से कोई भी क्षेत्रीय भाषा में समाचार पत्र नहीं निकलेगा। और धन्य थे अमृत बाजार पत्रिका के मोतीलाल घोष, रातों रात अपनी भाषा बदल दी। इसीलिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉर्ड लिट्टन समझ रहा था कि कल से बाजार में अमृत बाजार पत्रिका नहीं बिकेंगे। क्यों? हमारे नियम के कारण अब वो अचानक बंगला से इंग्लिश एक दिन में कैसे करे? लेकिन आपको जान के गहरा आश्चर्य होगा, अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपनी भाषा को बदल दिया और बंद होने नहीं दिया। और इसी कारण से आपको पूछा जाएगा कि लॉर्ड लिट्टन के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किसने रातों रात अपनी भाषा बदल दी? अमृत बाजार पत्रिका। संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष। नेक्स्ट बहुत अच्छा है, 2 मैगजीन और देख रहे हो अखबार, एक का नाम है सोम प्रकाश। सोम प्रकाश ईश्वर चंद विद्यासागर इसको निकालते थे। दूसरे थे भारत मिहिर। ये दोनों ही पत्रिका भाषा नहीं बदलने के कारण बंद कर दिए गए। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से कौन प्रभावित नहीं हुआ? तो तीनों प्रभावित हुए। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से कौन बंद हुआ? तो सोम प्रकाश और भारत मिहिर बंद हुआ। अमृत बाजार पत्रिका बंद नहीं हुआ, ये रातों रात अपनी भाषा बदल दिए। तो ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको यहाँ के स्टेप से पूछा जाता है। तो अब हम समझते हैं कि यह स्टेप सारे लोग को क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग को अभी शिक्षा पर हल्का सीखना है, बिहार का शिक्षा का विकास, और दूसरा कुछ नारा स्लोगन सुनेंगे, उसके बाद मॉडर्न फाइनली कंप्लीट अंतिम रूप से हो जाएगा। और इसके साथ ही हिस्ट्री पूरा खत्म। आज जितना भी विषय है सभी का खत्म खत्म खत्म, सबका लास्ट सुनो। आज सभी को हम लास्ट करेंगे। इसलिए आज हम चाहते हैं कि आपका सिलेबस वाला जो भूत बैठा हुआ है कई लोगों को, ये नहीं खत्म वो नहीं खत्म, तुमसे पूछेंगे कि और क्या बचा हुआ है, सब जो बचा हुआ है सब खत्म हो। और इसीलिए हम कोशिश किए कि आपका, पहले हम तो चाह रहे थे कि सिनर्जी को दूसरी जगह लगाएं, लेकिन आप लोग खींच के हमको यहाँ ले आए, कोई बात नहीं है। आज भी अगर खत्म कर लेते हो तो कल से फिर हम सिनर्जी को आगे हम एक्सटेंड करेंगे, चलते रहेगा और उसको भी आप पढ़ सकते हो। अच्छा हुआ कि चलो ये भी खत्म, आगे भी खत्म, तो आपका कहीं कोई तरह का हमारे ऊपर एहसान नहीं रह जाएगा कि हाँ आप पर हम कुछ एहसान कर लिए कि आप भाई एडमिशन लिए, बचा रह गया, ठीक से नहीं पढ़ाए, कुछ कमी रह जाती है तो अगले बैच में कुछ हम भी सोचते हैं कि बच्चों का कुछ कमी रह गया तो इसलिए आगे एक्सटेंड कर दें, आगे कुछ और हम भी सहयोग करें। जब हमारे इनसे कोई कमी नहीं चाह रहे हो तो तुम्हारे इनसे भी कोई सुविधा एक्सटेंड नहीं चाहेगी। भाई हमारे इनसे हम जो पैसा दिए एक एक करके सूद सहित वसूल की, फिर क्या है? आगे कहोगे कि सर जुड़ना है, आगे एक्सटेंड करना है, तो फिर क्या? जब तुमको इधर से एकदम एक एक इंच चाहिए कि हर चीज कर दे, हम करेंगे। तुमसे भी एक एक इंच कुछ भी सुविधा आगे एक्स्ट्रा खोजोगे, पेमेंट लगेगा। कमर्शियल संबंध देन एकदम कमर्शियल बनना होगा, क्योंकि एक तरफ से तुम कमर्शियल बनोगे, हम भावनात्मक लगेंगे, दोनों में पटरी नहीं लगेगा। इसलिए एकदम पूरा पूरा एकदम जो है कमर्शियल देन फुल कमर्शियल बनो। तुमको भी लगेगा कि खत्म के बाद इसमें बाकी बोलो, हम फिर चलेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, शिक्षा के डेवलपमेंट पर जरा ध्यान से सुनो, इसमें बढ़िया से हमारी बात को सुनना कि बातें क्लियर होते चली जाए। देखिए, सबसे पहले जो बिहार में शिक्षा थे, भारत में शिक्षा थे, वो मुगल काल से ही धार्मिक शिक्षा थे। धार्मिक का मतलब था कि संस्कृत कॉलेज स्कूल की स्थापना होती थी। और दूसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट थे कि फारसी के लिए, अरबी के लिए ये मदरसा की स्थापना होती थी। मदरसा में बच्चे जाकर के पढ़ते थे और इस साइड में संस्कृत सब लोग पढ़ते थे। अब ध्यान से समझेंगे कि इसमें शिक्षा के लिए कि इसमें किस प्रकार डेवलपमेंट हो। बंगाल के पहला गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में एक मदरसा स्थापित किया 1781। तो 1781 में पहला मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने किया। इसी के सहयोगी हैं विलियम जोन्स, इसके सहयोगी। और विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया। धीरे धीरे अंग्रेजों ने भी भारतीय शिक्षा में, भारतीय इतिहास में इंटरेस्ट लेना प्रारंभ किया। कई पुस्तक यहाँ का भी उन्होंने अनुवाद करवाया।
आपको बताना है किस पुस्तक का अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटुलोड है। ए कोड ऑफ जेंटुलोड, ए कोड ऑफ जेंटुलोड किस पुस्तक का अनुवाद है? अंग्रेजों ने देखो भारत में यहां भारतीय शिक्षा जो है संस्कृत में जो चल रहे थे उन सभी का अंग्रेजी अनुवाद किया, और अंग्रेजी अनुवाद इसीलिए किया ताकि वो समझ सके कि भारतीय कल्चर क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है, भारतीय चाहते क्या है, और वो उन बातों पर विशेष बल दे रहे थे। तो एक कोड ऑफ जेंटुलोड आपको ध्यान रखना है। विलियम जोन्स जो देख रहे हो, ये विलियम जोन्स ये खास इस पुस्तक को सब यहां पर लिखेंगे, और ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो देख रहे हो, ये पूरा यहां के इतिहासों पर भी पूरा पैनी दृष्टिकोण बनाएंगे। अब ध्यान दीजिए, यहां पर अंग्रेजों के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेस्ली ने स्थापित किया। एक और आप जानते हो मेयो कॉलेज, लॉर्ड मेयो बाद में स्थापित करेंगे, और आपको बताया था कि लॉर्ड मेयो का हत्या कर दिया गया अंडमान निकोबार द्वीप पर। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है श्री रामपुर यूनिवर्सिटी, आपको बताया था कि यह डेनमार्क का यूनिवर्सिटी था, और विलियम कैरो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको व्यक्ति बताए थे, विलियम कैरो, ये डेनमार्क के हैं, और इन्होंने कलकत्ता में श्री रामपुर विश्वविद्यालय की स्थापना किया जो आज तक चला है। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में ही राजा राम मोहन राय, डेविड हेराल्ड और सर हाइड, ये तीनों ने मिलकर के हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ये सब एक बेसिक बात हुई। पहली बार इस समय तक कुछ भी तय नहीं था कि अंग्रेज कैसे शिक्षा भारत में दें। कहीं मदरसा खोल रहे हैं कि फारसी पढ़ाओ, कहीं संस्कृत कॉलेज खोल रहे हैं, कहीं हम लोग कोई सिस्टम कर रहे हैं, ये सभी चीज चल रहा है। बिल्कुल देखो, एक बच्चे ने मनुस्मृति बिल्कुल सही आंसर दिया। भारतीय कानून मनुस्मृति जो चल रहे थे उसी का अनुवाद किया गया अंग्रेजी में, ताकि वो जान सके कि किस प्रकार का कानून यहाँ पे चल रहा है। अब यहाँ पे हम लोगों को ध्यान रखना है, बहुत ही बढ़िया आप लोग समझे, भारत में पहली बार, अब देखो श्रीरामपुर कॉलेज भी आपको पहले से पढ़ाए हैं, विलियम कैरे की बात आप पहले से पढ़े हो, और ये डेनमार्क द्वारा स्थापित है। भारत में देखो पहली बार अंग्रेजों ने क्या किया, 1813 के चार्टर में एक प्रावधान लाया, और इस 1813 के चार्टर में प्रावधान लाया कि 1 लाख रुपए भारत में शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया जाएगा। यानी शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख रुपए भारत में खर्च किए जाएंगे। यह तय नहीं था कि यह खर्च किधर किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख खर्च होगा, लेकिन यह खर्च किधर, फारसी शिक्षा के लिए, संस्कृत शिक्षा के लिए, इंग्लिश शिक्षा के लिए, किसमें करना है? शुरुआत में कई लोग इस पैसे से कहीं मदरसा खोल रहे हैं, कहीं संस्कृत स्कूल कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कोई तय नहीं। 1813 के बाद पहली बार एक निश्चित दिशा मिला, और इसी से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिहार में शिक्षा का डेवलपमेंट या भारत में शिक्षा का डेवलपमेंट 3 चरणों में होता है, इसलिए 3 सीढ़ी बनाए। पहली बार 1835 में मैकाले ने एक शिक्षा नीति दिया। अब 1835 में मैकाले की शिक्षा नीति रही कि सारे लोगों को अंग्रेजी शिक्षा दी जाए। इसके लिए हर जिला में जिला स्कूल की स्थापना की जाए, प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल स्थापित हो, और भारतीयों को देखने में भारतीय रहे, अंदर से दिलो दिमाग से अंग्रेजियत से भर दो। ये देखो सबसे पहले मैकाले यही चीज कहता है। मैकाले की शिक्षा नीति है कि जितने भी भारतीय हैं वो देखने में भारतीय हों, अंदर से अंग्रेजियत से भरे रहो, और अंदर से अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक हो। और इसी कारण से 1835 में मैकाले की शिक्षा नीति से विभिन्न स्थानों पर जिला स्कूल की स्थापना की। तो जिला स्कूल जितने भी देख रहे हो, पटना जिला और भी जिले में जिला स्कूल, प्राइमरी मिडिल स्कूल की स्थापना ये मैकाले शिक्षा नीति से 1835 से होना प्रारंभ हो। दूसरा नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है 1854 में वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच जो देख रहे हो, इसे भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के एक प्रमुख अधिनियम रहा, जिससे वहां के राजा और वहां के सामंत के बीच में बहुत ही बढ़िया सामंजस्य स्थापित हुआ, और वहां के सभी कानून में मैग्ना कार्टा सबसे प्रमुख रहा। इसीलिए एक कोटेशन बन गया, कभी भी मैग्ना कार्टा शब्द आए तो मतलब एक कानूनों में प्रमुख, उसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। ये इंग्लैंड से लिया। और यही चीज हम लोगों को बढ़िया से समझना है। मैग्ना कार्टा का मतलब, आपसे पूछा जाए भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो आप कहना वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। और वुड डिस्पैच कहता है कि भारतीयों को इसमें मुख्य रूप से उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित कीजिए, हायर एजुकेशन की बात करता है। और इसी वुड डिस्पैच पर ज्यादा लाभ बिहार को नहीं मिला, क्योंकि इस समय बंगाल की राजधानी कलकत्ता थी। ज्यादातर कॉलेज वुड डिस्पैच से कलकत्ता में ही बना। बिहार में मुख्य रूप से 1906 के बाद 1907 बंगाल विभाजन की बात होगी, फिर धीरे धीरे 5 के बाद ही बंगाल विभाजन है, 1911 में रद्द होगा, 1912 के अधिनियम के बाद बिहार में सबसे ज्यादा यह सिस्टम आना शुरू हो जाए। तो अब बिल्कुल आपको ध्यान में सेट रखना है कि ये जो अधिकार पत्र है मैग्ना कार्टा, ये वुड डिस्पैच से कलकत्ता को लाभ ज्यादा मिला, फिर भी बिहार में इसी के अंतर्गत 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना हुई। सबसे पुराना कॉलेज यही है, पटना कॉलेज, अंग्रेजों के द्वारा स्थापित है। पटना यूनिवर्सिटी नहीं, पटना यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी कई कॉलेजों का हेड होता है। इस समय केवल एक कॉलेज है, और वह कॉलेज है पटना कॉलेज। और यही देखो तीसरा चरण है जो 1917 से शुरू होता है, और इसी का सबसे ज्यादा लाभ बिहार को मिलेगा, और यह है सैडलर आयोग के द्वारा शिक्षा के कानून का निर्धारण। तीनों बिल्कुल दिमाग में सेट हो गया होगा, मैकाले, वुड डिस्पैच और सैडलर आयोग। मैकाले ने सिर्फ कहा कि हमें अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को देनी चाहिए, इसके लिए प्राइमरी मिडिल और हाई स्कूल की स्थापना होनी चाहिए। जो हम लोग वुड डिस्पैच देख रहे हैं वो मैग्ना कार्टा कहलाता है, अधिकार पत्र कहलाता है, और इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया, और सैडलर आयोग 1917 में आया। और सैडलर आयोग कहता है कि भारतीयों को तकनीकी शिक्षा दी जानी चाहिए। इस समय बिहार राज्य की स्थापना हो चुकी है, इसीलिए सैडलर आयोग के द्वारा जो भी नियम निकाले गए उसका सबसे ज्यादा लाभ बिहार को मिला। और यही महत्वपूर्ण हम लोग को समझना है। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। पटना विश्वविद्यालय का मतलब इसके अधीन कई कॉलेज, जिसमें एक पटना कॉलेज भी शामिल हो गया। तो देखो पटना कॉलेज पहले है, पटना यूनिवर्सिटी 1917। 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच की स्थापना हुई। 1926 में आयुर्वेदिक कॉलेज, तिब्बती आयुर्वेदिक कॉलेज जो देख रहे हो उसकी स्थापना हुई। 1926 में आईएसएम धनबाद की स्थापना हुई, और 1928 में साइंस कॉलेज की स्थापना हुई, और 1930 में पटना वेटनरी कॉलेज की स्थापना हुई। अब देखो बीपीएससी जैसी परीक्षा में कई बार इनके डेट पूछे जा सकते हैं, और आपको दिमाग में सेट रखना है, डेट चॉइस से भी पकड़ में आ जाएगा। जब भी कोई मेन कॉलेज की बात होगी तो समझना है कि सैडलर आयोग 1917 में आया, और चॉइस में 17 के बाद का ही फेज होगा। जैसे ही आएगा वुड डिस्पैच 54 में आया, तो इससे मेन 63 में पटना कॉलेज,
और जैसे ही आपको मैकाले आएगा तो 35 के बाद 37 में मैकाले वो जिला स्कूल की स्थापना की जाएगी। तो अब जरा ध्यान दीजिए, सेडलर आयोग की बात पर हम लोग फिर से लाइन सुन लें। 17 में पटना यूनिवर्सिटी, 25 में पीएमसीएच, 26 में आयुर्वेदिक कॉलेज, 26 में ही आईएसएम धनबाद, 28 में साइंस कॉलेज और 30 में पटना वेटनरी कॉलेज की स्थापना हुई। अब यहां शिक्षा का पाठ बिहार में कंप्लीट हो गया। अब केवल प्रमुख नारा अधिकांश याद ही होगा, एक दो की बात केवल करना होगा। ये सब बहुत बेसिक बात आपका है, फिर भी सुन ले। दिल्ली चलो और जय हिंद, आप सारे बच्चे को सब मालूम है, फिर से केवल एक बार सुन लो। दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। दिल्ली चलो और जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने दिया। आराम हराम है, जल्दी जल्दी बताते चलिए, आराम हराम है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता के द्वारा दिया गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा किनके द्वारा दिया गया? श्यामलाल गुप्ता। करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। जय जगत, ये विनोबा भावे का प्रमुख स्लोगन था, जय जगत विनोबा भावे, दिमाग में बैठाते चलोगे, जय जगत विनोबा भावे। संपूर्ण क्रांति, तो आप सभी को याद है संपूर्ण क्रांति का नारा ये जयप्रकाश नारायण ने दिया था। बिहार से शुरू होने वाले छात्र आंदोलन को उन्होंने कहा कि यह क्रांति सभी जगह होगी और इनके संपूर्ण क्रांति के कारण ही पहली बार इंदिरा गांधी चुनाव हारी और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। अब इसमें जरा ध्यान से समझें, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, भारतेंदु हरिश्चंद्र इस नारा को दिए, हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान, तो दिमाग में बैठा के रखोगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट अगला नंबर हम लोग चलते हैं, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। नेक्स्ट वेदों की ओर लौटो, ये सभी बच्चे को समझाए थे। वेदों की ओर लौटो का मतलब है कि हम लोग फिर से ऋग्वैदिक कालीन व्यवस्थाओं को लागू करें। वेदों की ओर लौटो कहने का अर्थ था कि जो चीज ऋग्वेद में था वही चीज हम लोगों को लागू करना है। और वेदों की ओर लौटो सभी को मालूम है, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटो का नारा दिए। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, आपको समझाए थे मोहम्मद इकबाल। ये भी समझाए कि जब इकबाल इंडिया में थे तो इन्होंने गाया सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, और जब पाकिस्तान विभाजित हुआ तो इकबाल पाकिस्तान जाने लगे। कई लोगों ने इनको रोका कि सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, आप कहां जा रहे हैं? और ये पाकिस्तान गए और पाकिस्तान में इन्होंने एक नारा दिया। क्या नारा दिया भाई? तो पाकिस्तान में इन्होंने कहा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा, तेगों के साये में हम पलकर जमा हुए हैं, खंजर निशा हमारा, मुस्लिम है हम सारा जहां हमारा। अब सोचो, मोहम्मद इकबाल पाकिस्तान का अलग गीत बना दिया। अब अगला नंबर हम लोग देखें, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सभी को मालूम है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये नारा कौन दिए? लाला लाजपत राय। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा कौन दिए? तो लाला लाजपत राय। नेक्स्ट अगला नंबर हम लोग देखें, मेरे शरीर पर लाठी का किया गया एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के लिए किल साबित होगा। मेरे शरीर पर लाठी का किया गया एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के लिए किल साबित होगा। किसने कहा? तो आपको बिल्कुल दिमाग में सेट रखना है कि मेरे शरीर पर लाठी का किया गया एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के लिए किल साबित होगा। यह साइमन कमीशन के भारत आगमन पर साइमन गोबैक का नारा दिए और लाठी प्रहार में उनकी हत्या की गई। और ये सारे बच्चे को मालूम है, बाल गंगाधर तिलक। तिलक आंसर दोगे या दूसरे व्यक्ति हैं? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये तो हो गया। लाला लाजपत राय व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि मेरे शरीर पर लाठी का किया गया एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के लिए किल साबित होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखें, सर फिरोजी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इसके रचनाकार अजीमाबादी हैं, ये बिस्मिल अजीमाबादी। बीपीएससी ने एक बार क्वेश्चन दे दिया, बीपीएससी ने क्वेश्चन दिया कि सर फिरोजी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचनाकार कौन है? तो ये क्वेश्चन जब दिया तो आंसर, अब सोचो कि सर फिरोजी की तमन्ना में राम प्रसाद बिस्मिल भी चॉइस में थे, लेकिन रचनाकार खास कहेंगे तो राम प्रसाद बिस्मिल इस लाइन को दोहराने वाले थे, रचनाकार नहीं थे। और रचनाकार आपको कभी भी पूछा जाएगा तो बिस्मिल अजीमाबादी इसके रचनाकार। तो ये देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे है, मारो फिरंगियों को, मंगल पांडे ने कहा मारो फिरंगियों को। नेक्स्ट हम लोग चले, कर मत दो, कर मत दो, काम नहीं है, कर मींस टैक्स, टैक्स नहीं दो। खेड़ा सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी के साथ थे और खेड़ा सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस नारा को दिया कि टैक्स मत दो, कर मत दो, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्लोगन रहा। अगला नंबर, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, कौन रहेगा यदि इंडिया ही मर जाए? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू ने बताया। तो हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू ने बताया। ये सभी महत्वपूर्ण नारा था। अब हम समझते हैं कि मॉडर्न के काम आपके कंप्लीट हो गए। अब ये सारे बच्चे बताओ, मॉडर्न में और कुछ तुम्हें लगता है बाकी है तो हम उसकी चर्चा करें। हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहां से अभी आपका 1 घंटे ज्योग्राफी का क्लास होगा, फिर 1 घंटे, फिर बीच में थोड़ा बिहार स्पेशल ले लेंगे, फिर 1 घंटा ज्योग्राफी होगा। 2 घंटे ज्योग्राफी के बाद ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएंगे, बिहार स्पेशल 1 घंटे में ही कंप्लीट हो जाएंगे, और तब उसके बाद 1.5 घंटे फिजिक्स का क्लास लेंगे तो फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, और बस पूरे सिलेबस इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम खुद ही चाह रहे हैं कि आज ही ये शुभ काम कर दिया जाए, इसीलिए आज ही काम कर देंगे तो आप निश्चिंत रहोगे। कल से फिर करंट का फेज जो हम लोग रखे हैं उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो अब जरा ध्यान दीजिए, हाँ, हजरत मोहानी इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, भगत सिंह उसको गाया था, बिल्कुल सही आपने कहा, हजरत मोहानी नहीं इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, बहुत बढ़िया, सही है। अब इसमें ध्यान दो, अभी आपका जो क्लास है उसको सुन लीजिए, जो भी क्लास हो रहा है उसका पीडीएफ 3 बजे के आसपास हम बोलेंगे अपलोड हो जाएगा। और इसमें अभी आपका जो क्लास होगा इसमें 2:45 से इसमें हम क्लास करेंगे आपका, ये भारत के भूगोल में विश्व भूगोल की ही बात करें, थोड़ा ज्यादा बाकी है, विश्व भूगोल की पढ़ाई करेंगे। और विश्व भूगोल में आप सारे लोग को हम देख लेते हैं यूरोप में क्या बाकी है, यूरोप कुछ पढ़ा लेंगे, और उसके बाद एशिया महादेश हम लोग कंप्लीट करेंगे, यूरोप और एशिया ये दोनों हम लोग कंप्लीट करेंगे 2:45 से, फिर खत्म होगा तो फिर थोड़ा देर गैप लेंगे बिहार। आज गैप ले लेके खाइए पीजिए और बस लगातार लगे रहिए, एकदम आराम आराम से हम लोग आज चलते जाएंगे। तो इसीलिए आज के क्लास में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरा का पूरा सेक्शन निकाल दे। तो 2:45 आप फिर से लगभग 3 बजे मान के चलो, यूरोप और एशिया ये हम आगे पढ़ाएंगे। तो अभी आपका क्लास इतना ही, फिर उसके बाद पढ़ाने के बाद फिर गैप दे देंगे। ऑनलाइन में जो ऑफलाइन में बच्चे रहते हैं ना, तो वहां इतने लंबे छुट्टी नहीं दी जा सकती। ऑनलाइन का मतलब है कि बस खाइए पीजिए आराम से पढ़ते रहिए, रात तक क्लास आपका चलते रहेगा। इसलिए जान के ऑफलाइन नहीं कर रहा है कि यहाँ होगा तो इसमें सब चीज चलते रहेगा, और सब लक्षण ठीक ठाक रहा तो फिर कल से हम लोग करंट शुरू करेंगे, फिर कुछ रिंग मारोगे तो फिर इधर ही चले आएंगे। हम अभी जान करके अपने आप को 6 तारीख तक एकदम फ्री रखें, उसके बाद फिर चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर हमारे नए बैच जो है हम अपनी ऊर्जा उन लोगों के साथ लगाएंगे, फिर आप लोगों का कुछ नहीं कर सकते। तो उसमें हाँ, यहाँ अफ्रीका पढ़ाएंगे आपको,
अफ्रीका भी होगा, यहाँ अफ्रीका पढ़ाएंगे, तो इसलिए पूरे सिलेबस जो भी है वो पूरा कंप्लीट करेंगे, तो इसलिए आपका अफ्रीका भी यहाँ होगा। भारत में केवल जनसंख्या बाकी है, बाकी सभी हो चुके हैं। जनसंख्या और जनजाति विश्व का ये भी एक बार हम लोग देख लेंगे तो कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम पूरे प्रयास करेंगे कि आप सारे का सिस्टम कंप्लीट होते चला जाए। चलिए, तो अभी का क्लास आपका इतना ही, नेक्स्ट क्लास 3 बजे से।